Bismillahirrahmanirrahim. Welcome dear students. Today we will discuss about subspaces. आपको याद होगा लास्ट टाइम हमने वेक्टर स्पेस के बारे में पढ़ा था। हमने वेक्टर स्पेस को डिफ़ाइन किया था और कुछ एग्जांपल्स की मदद से उसे एक्सप्लेन किया था। तो आज जो है हम सबस्पेस जो है उसके बारे में पढ़ेंगे। सबस्पेस जो है किस तरह डिफ़ाइन करते हैं और इस कॉन्सेप्ट को विद द हेल्प ऑफ सम एग्जांपल जो है वो हम इसे एक्सप्लेन करेंगे। इसके अलावा हम नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन जो है किसी भी सबसेट ऑफ अ वेक्टर स्पेस की वो स्टेट करेंगे कि वो कब सबस्पेस होता है। तो सबसे पहले सबस्पेस, a subset W, a non-empty subset W of a vector space V is called subspace of V if W is itself a vector space under the two binary operation defined on V। और जनरली जो ये बाइनरी ऑपरेशन है ये हम एडिशन और स्केलर मल्टीप्लिकेशन लेते हैं। तो in general, to show that a non-empty set W with two binary operation is a vector space, one must satisfy 10 vector space axiom। देखा था वेक्टर स्पेस की जो एक्सियम है वो 10 एक्सियम हमने स्टेट की थी कि कोई भी नॉन एम्प्टी सेट अंडर द टू ऑपरेशंस अगर 10 एक्सियम को सेटिस्फाई करता है तो उसे वेक्टर स्पेस कहेंगे। तो यहाँ पर भी ऐसे ही है क्योंकि W V का सबसेट है, तो अगर तो W इन 10 एक्सियम को सेटिस्फाई करेगा तो वो सब स्पेस कहलाएगी। लेकिन हमें इस केस में सारी प्रॉपर्टीज़ जो है इनको चेक करने की ज़रूरत नहीं है। बहुत सारी प्रॉपर्टीज़ ऐसी हैं जो कि इनहेरिटेड प्रॉपर्टीज़ है। फॉर एग्जांपल, क्योंकि V कम्यूटेटिव है तो इट मीन कि W जो है वो भी कम्यूटेटिव होगा। इसी तरह से एसोसिएटिव प्रॉपर्टी जो है वो भी इनहेरिटेड प्रॉपर्टी है, और इसी तरह जो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टीज़ है वो भी सारी की सारी इनहेरिटेड प्रॉपर्टीज़ है। तो जब हम W को ये शो करते हैं कि ये सब स्पेस है V की, तो असल में हमें ये चार प्रॉपर्टीज़ प्रूव करनी पड़ती हैं, क्योंकि ये ज़रूरी नहीं है कि अगर V जो है वो क्लोज है अंडर द टू बाइनरी ऑपरेशन, लेकिन ज़रूरी नहीं कि W जो है वो भी क्लोज हो। तो इसलिए हमें पहले प्रॉपर्टी तो ये प्रूव करनी पड़ेगी कि W जो है अंडर द बोथ ऑपरेशन क्लोज है। तो दो प्रॉपर्टीज़ तो ये हमें प्रूव करनी होगी, ये इनहेरिटेड प्रॉपर्टीज़ नहीं। इसके अलावा ये भी ज़रूरी नहीं है कि ज़ीरो वेक्टर अगर V में है तो ज़रूरी नहीं कि वो W में भी हो। इसी तरह से अगर हर एलिमेंट का इन्वर्स एग्जिस्ट करना, V में तो हर एलिमेंट का एडिटिव इन्वर्स जो है वो एग्जिस्ट करता है, लेकिन ज़रूरी नहीं कि हर एलिमेंट का W में एडिटिव इन्वर्स एग्जिस्ट करे। तो इस वजह से जब हम किसी भी सबसेट को सबस्पेस शो करते हैं तो हमें ये चार प्रॉपर्टीज़ जो है वो शो करनी होंगी कि W जो है, जो कि जिसको हम सबसेट कह रहे हैं V का, वो अंडर दी बोथ ऑपरेशन क्लोज है, उसमें ज़ीरो वेक्टर है, और इसी तरह से एडिटिव इन्वर्सेस जो हैं वो हर एलिमेंट के W में एग्जिस्ट करते हैं। अब देखें जैसे इस फिगर में कि ये वेक्टर स्पेस V है, इसके अंदर ये जो है ये सेट W जो है वो डिफ़ाइन किया गया है। इसमें आप देखें ज़रूरी नहीं है कि अगर आप दो वेक्टर ये V और U को ऐड करें तो हमारे पास जो वेक्टर V प्लस U है वो इस W से बाहर जा रहा है। इसी तरह से आप इसको किसी स्केलर से मल्टीप्लाई करें तो ज़रूरी नहीं कि आप इसी सेट में रहें। तो इस वजह से ये पॉसिबल है कि V क्लोज है अंडर द टू ऑपरेशन, लेकिन उसका सबसेट W जो है वो ज़रूरी नहीं कि क्लोज हो। ये थ्योरम जो है ये हमें नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन बताएगा कि कब एक नॉन एम्प्टी सेट जो है वो सबस्पेस बनाएगा। इफ़ W इज़ अ सेट ऑफ वन और मोर वेक्टर्स इन अ वेक्टर स्पेस V, then W is subspace if and only if following condition hold. If U and V are vectors in W, then U plus V is in W. Similarly, if K is any scalar and U is any vector in W, then KU is in W. तो एक्चुअली ये थ्योरम स्टेट कर रहा है कि एक नॉन एम्प्टी सेट W वो सबस्पेस होगा इफ़ एंड ओनली इफ W is closed under addition and scalar multiplication। तो ये दो प्रॉपर्टीज़ जो हैं अगर आप सेटिस्फाई अगर ये प्रूफ कर दें तो इट मीन कि वो नॉन एम्प्टी सेट जो है वो वेक्टर स्पेस का सबस्पेस बन जाएगा। सिंपल सा प्रूफ है।
ये हम यहाँ पर स्टेट किया हुआ है कि सबसे पहले सपोज करें कि W जो है वो सब स्पेस है V का। तो अगर W सब स्पेस है तो इट मीन कि वो वेक्टर स्पेस की सारी जो 10 एक्सियम्स हैं वो सेटिस्फाई करता है। उन्हीं 10 एक्सियम में से जो दो एक्सियम है, एक्सियम 1 और 6, वो क्या है कि ये अंडर दी टू ऑपरेशन ये क्लोज है। तो इट मीन कि ये एक तरफ से ये तो ट्रिवियल जो है वो प्रूफ हो जाएगा। अब कॉन्वर्सली सपोज के कंडीशन ए और बी होल्ड करती है, मीन कि डब्ल्यू अंडर एडिशन और स्केलर मल्टीप्लिकेशन क्लोज है। अब जो प्रॉपर्टीज जो है 2, 3, 7, 8, 9 और 10 ये इनहेरिटेड प्रॉपर्टी मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ कि ये कम्यूटेटिव एसोसिएटिव प्रॉपर्टीज़ जो है और डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टीज़ ये इनहेरिटेड प्रॉपर्टीज़ है। इसी तरह से अब जो रिमेनिंग प्रॉपर्टी 4 और 5 है, प्रॉपर्टी 4 क्या है कि क्या ज़ीरो वेक्टर एग्जिस्ट करता है W में, और प्रॉपर्टी 5 क्या है कि क्या हर वेक्टर का नॉन ज़ीरो वेक्टर का इन्वर्स जो है वो W में एग्जिस्ट करता है। तो इसको सपोज कि अगर हम ये वेक्टर u जो है कोई आर्बिट्रेरी वेक्टर w में ले लें तो बाय कंडीशन b इसका जो स्केलर मल्टीपल है वो भी w में होगा। तो आप k की जगह स्केलर 0 लिख दें, तो k अगर 0 ले लें तो 0 इंटू यू हम ऑलरेडी प्रूव कर चुके हैं कि 0 इंटू यू इज इक्वल टू 0। यहाँ पे 0 ये स्केलर है, और जब भी लास्ट टाइम हमने देखा था कि जब भी किसी स्केलर को किसी वेक्टर स्केलर 0 को वेक्टर u से मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास 0 वेक्टर आ जाता है। तो बाय एक्सियम ये बाय कंडीशन ए दिस 0 वेक्टर विल बिलोंग्स टू w। सिमिलरली स्केलर मल्टीपल ये हमारे पास अगर आप स्केलर -1 ले लें तो -1 इंटू यू विल बी -u। इट मीन के हर वेक्टर का एडिटिव इनवर्स भी w में होगा। तो ये दोनों प्रॉपर्टीज़ जो है वो सेटिस्फाई हो जाएंगी। बाकी 6 प्रॉपर्टीज़ इसकी इनहेरिटेड है, तो इट मीन के w जो है वो वेक्टर स्पेस है। तो एक नॉन एम्प्टी सेट किसी भी वेक्टर स्पेस का वो सब स्पेस कब होगा, जब वो अंडर स्केलर मल्टीप्लिकेशन और अंडर वेक्टर एडिशन वो जो है वो क्लोज होगा। अब ये कुछ एग्जांपल्स हैं। तो पहली जो है वो ट्रिवियल एग्जांपल है कि जो ज़ीरो सबसेट है, अगर आप कोई भी वेक्टर स्पेस लें तो उसमें जो ज़ीरो स्पेस ज़ीरो सबसेट होगा, ऐसा सबसेट जिसमें ज़ीरो एलिमेंट एक ही एलिमेंट है और वो ज़ीरो है, तो वो इसकी ट्रिवियल सबस्पेस बनाएगा। बिकॉज के अगर आप क्योंकि एक ही एलिमेंट है, ज़ीरो को ज़ीरो में ऐड करें तो आंसर ज़ीरो ही आएगा, किसी स्केलर से मल्टीप्लाई करेंगे तो ज़ीरो ही आएगा। इट मीन कि ये अंडर एडिशन और स्केलर मल्टीप्लिकेशन क्लोज है, तो ज़ीरो सब स्पेस होगी ये, W इज द ज़ीरो सब स्पेस। एग्जाम्पल 2 जो है इसमें अगर ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं कि R2 और R3 जो है वो वेक्टर स्पेस है। अब इसकी जो सबसेट है उसमें ये एक लाइन है, एक स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू द ओरिजिन। तो ये असल में सेट ऑफ, तो W हमने क्या सबसेट लिया, सेट ऑफ ऑल पॉइंट्स पासिंग थ्रू अ स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू द ओरिजिन। इसी तरह से अब देखें, अगर आप जैसे ये फिगर ए में अगर आप देखेंगे तो ये हमारे पास कोई अगर दो वेक्टर्स आप लेते हैं u और v, तो वो इसी स्ट्रेट लाइन पे एग्जिस्ट करते हैं। तो इनको जब आप ऐड करेंगे तो वो u और v का स्केलर मल्टीपल होगा, तो वो भी इसी स्ट्रेट लाइन पे एग्जिस्ट करेगा। तो ऑब्वियसली ये अंडर एडिशन क्लोज हो जाएगा। तो u और v को जब आप ऐड करेंगे तो आप इसी लाइन पे, तो यहाँ तो ये u और v को जो ऐड ये जो है इसी स्ट्रेट लाइन पे एग्जिस्ट, क्योंकि इसमें सारे के सारे वही पॉइंट हैं जो कि स्ट्रेट लाइन पे बिलोंग करते हैं। इसी तरह से स्केलर मल्टीप्लिकेशन का मतलब, अगर ये वेक्टर u जो है वो w में है तो इट मीन कि ये वेक्टर इस स्ट्रेट लाइन पर लाई करता है। अब इसको एक स्केलर से मल्टीप्लाई करेंगे तो आप उसकी लेंथ जो है वो बढ़ जाएगी या वो कम हो जाएगी, लेकिन वो रहेगा इसी स्ट्रेट लाइन पे। तो ये जो सेट है W, इट मीन कि ये अंडर एडिशन भी क्लोज है और अंडर स्केलर मल्टीप्लिकेशन भी क्लोज है। तो एवरी लाइन थ्रू द ओरिजिन आर सब स्पेसिस ऑफ R स्क्वायर एंड सिमिलरली R क्यूब। इसी तरह से अगर R3 में अगर आप एक प्लेन जो है W को ये प्लेन ले लें तो W इज द सेट ऑफ पॉइंट विच लाई इन वन प्लेन।
तो अगेन आप देखें कि अगर आप दो वेक्टर u और v लेंगे तो हमने इनकी वेक्टर एडिशन पढ़ी हुई है, आप उसे ट्रायंगल की मदद से ऐड कर सकते हैं या फिर पैरेललोग्राम की मदद से। इन बोथ केसेस जो दो वेक्टर्स को आप ऐड करेंगे या फिर उसका स्केलर मल्टीपल उसी प्लेन में ही लाई करेगा, तो इट मीन के प्लेन जो है वो भी R3 का सब स्पेस होगा। तो इस टेबल में आप देख सकते हैं कि अगर आपके पास वेक्टर स्पेस आर स्क्वेयर हो तो उसकी जो सब स्पेसिस है या तो वो फिर ज़ीरो स्पेस होगी, ज़ीरो सब स्पेस, या लाइंस होंगी, बहुत सारी लाइंस हो सकती हैं। तो हर लाइन जो कि ओरिजिन से पास कर रही है वो उसकी सब स्पेस होगी, और इसी तरह से आर स्क्वेयर अपनी भी सब स्पेस होगी। सिमिलरली R3 की जो पॉसिबल सब स्पेसिस है वो एक तो ज़ीरो सब स्पेस है, दूसरी लाइंस है, जितनी भी लाइंस ओरिजिन से पास कर रही हैं वो सारी की सारी सब स्पेसिस बनाएंगी। और इसी तरह प्लेन्स जो है, कोई भी प्लेन जो है वो जो ओरिजिन से पास कर थ्रू दी ओरिजिन वो हमारे पास सब स्पेस बनाएगा, और R3 अपनी भी सब स्पेस होगी। तो R3 की यही पॉसिबल सब स्पेस बनेगी। और नेक्स्ट हम देखेंगे कि इसकी जो सब स्पेस है इसकी इनकी डायमेंशन या 0 होगी या 1 होगी या 2 होगी या फिर 3 होगी। एग्जाम्पल 4 जो है इसमें हमने ये बताया हुआ है कि कब जो है वो एक ऐसा सेट जो है वो कंस्ट्रक्ट किया गया है जो कि सब स्पेस नहीं बनाता। अब अगर ये फिगर जो है वो देखें 2.4, तो इसमें हमने ये जो शेडिड रीजन आपको नज़र आ रहा है, तो ये हमने W जो है वो एक ऐसा सेट लिया हुआ है जो जिनमें आप देखें कि फर्स्ट कोऑर्डिनेट भी पॉजिटिव है और सेकंड कोऑर्डिनेट भी पॉजिटिव है। तो W be the set of all point for which x is greater than equal to 0 and y is greater than equal to 0, ये जो शेडेड रीजन है। अब ये जो सेट है ये सबस्पेस नहीं बनाता बिकॉज दिस इज नॉट क्लोज्ड अंडर स्केलर मल्टीप्लिकेशन। आप अगर कोई वेक्टर लेते हैं, फॉर एग्जांपल 1 1 ले लें, इसको अगर आप -1 से मल्टीप्लाई करें तो आपके पास आंसर आएगा -1 जो कि इस प्लेन में लाई नहीं करता बिकॉज W में सिर्फ वही पॉइंट्स हैं जो कि जिनके फर्स्ट और सेकंड कोऑर्डिनेट पॉजिटिव है। तो ये जो वेक्टर है वो इस थर्ड क्वाड्रेंट पे लाई करेगा। तो इट मीन कि ये अंडर स्केलर मल्टीप्लिकेशन क्लोज नहीं और हेंस ये सब स्पेस नहीं। इसी तरह एक और फेमस वेक्टर स्पेस जो हम पढ़ते हैं वो हमने लास्ट टाइम एग्जांपल में भी की थी कि सेट ऑफ मैट्रिसेस जो है ये भी वेक्टर स्पेस बनाता है। अब वेक्टर स्पेस में इसका जो सबसेट है, इसमें अगर हम स्क्वायर मैट्रिसेस ले लें तो स्क्वायर मैट्रिसेस कौन से होंगे जिनमें नंबर ऑफ जिनमें रोज और कॉलम इक्वल होते हैं। तो ये जो हमारे पास सिमेट्रिक मैट्रिसेस इन्हें हम कहेंगे, तो n क्रॉस n सिमेट्रिक मैट्रिसेस, तो ये हमारे पास सबसेट है m क्रॉस n का। तो ये और हमने प्रीवियस लेक्चर्स में ये देखा था कि जब दो मैट्रिसेस जो है उनको आप ऐड करते हैं तो आप ऐड उसी वक्त कर सकते हैं जब उनका ऑर्डर जो है वो सेम हो। तो n क्रॉस n को n क्रॉस n में ऐड करेंगे तो दोबारा से हमारे पास n क्रॉस n मैट्रिक्स ही आएगा। इट मीन कि MNN जो है वो द सेट ऑफ n क्रॉस n मैट्रिसेस इज क्लोज्ड अंडर एडिशन। इसी तरह से अगर आप एक मैट्रिक्स को किसी स्केलर से मल्टीप्लाई करेंगे तो उसका ऑर्डर चेंज नहीं होगा, वो n क्रॉस n ही रहेगा। तो इट मीन के MN क्रॉस n, ये जो n क्रॉस n मैट्रिसेस है स्क्वायर मैट्रिसेस, ये हमारे पास सब स्पेस बनाएंगे। यहाँ पर एक एग्जांपल है कि हर MN ये सेट ऑफ n क्रॉस n मैट्रिसेस इज इसका हर सबसेट जरूरी नहीं कि सब स्पेस। अब इसमें हमने एक सबसेट W लिया है, W इज द सेट ऑफ इन्वर्टिबल n क्रॉस n मैट्रिसेस। अब इन्वर्टिबल मीन कि ऐसे सेट हमने लिए हैं जिनका इन्वर्स एग्जिस्ट करता है। अब ये ज़रूरी नहीं है कि W जो है ये भी सब स्पेस बनाए। आप देखें ये ना ही अंडर एडिशन क्लोज है और ना ही अंडर स्केलर मल्टीप्लिकेशन क्लोज है। ये फॉर एग्जांपल ये हमने दो मैट्रिसेस लिए हुए हैं U और V, दोनों 2 क्रॉस 2 मैट्रिसेस हैं। आप देखें दोनों का इन्वर्स एग्जिस्ट करता है। आप इसका डिटर्मिनेंट देखें तो इसका डिटर्मिनेंट 1 है। इट मीन के ऐसे मैट्रिसेस जिनका डिटर्मिनेंट नॉन जीरो होता है उनका इन्वर्स एग्जिस्ट करता है। तो U भी इन्वर्टिबल है और V भी इन्वर्टिबल है। तो इट मीन U और V दोनों ही W में बिलोंग करते हैं। लेकिन आप अगर इस U को
ज़ीरो से मल्टीप्लाई कर दें, स्केलर्स ज़ीरो से मल्टीप्लाई करें तो ये u की हर एंट्री से मल्टीप्लाई होगा, तो रिजल्टिंग मैट्रिक्स हमारे पास ज़ीरो मैट्रिक्स बन जाएगा और वो इन्वर्टिबल नहीं है। इसी तरह से आप इन दोनों को ऐड करें तो आप देखें कि फर्स्ट कॉलम जो है वो ज़ीरो हो जाएगा, तो इट मीन कि ये अंडर एडिशन भी इसका इन्वर्स एग्जिस्ट नहीं करता, क्योंकि इसका फर्स्ट कॉलम जो है वो ज़ीरो हो जाएगा और उसका डिटर्मिनेंट जो है वो ज़ीरो हो जाएगा और ये इन्वर्टिबल नहीं होगा। अब ये कुछ स्पेसिस जो है वो हमने कैलकुलस से ये कंस्ट्रक्ट की हुई हैं। तो कैलकुलस में आपने ये पढ़ा होगा कि दो कॉन्टीन्यूस फंक्शन जो हैं उनको अगर आप ऐड करते हैं तो अगेन हमारे पास एक कॉन्टीन्यूस फंक्शन ही आएगा। और इसी तरह से एक कॉन्टीन्यूस फंक्शन को अगर आप किसी स्केलर से मल्टीप्लाई करें तो वो कॉन्टीन्यूस ही रहेगा। तो अगर हम ये सेट जो है c minus infinity to infinity is the set of all continuous function on this interval, तो ये हमारे पास सब स्पेस होगा f minus infinity to infinity। और ये वेक्टर स्पेस हम लास्ट टाइम डिस्कस कर चुके हैं। तो एग्जांपल 8 जो है इसमें हमने कॉन्टीन्यूस डेरिवेटिव्स, अगेन कैलकुलस में आपने ये पढ़ा होगा कि अगर एक दो फंक्शन जो है a continuous derivative, a function with a continuous derivative is said to be continuously differentiable. So there is a theorem in calculus which states that the sum of two continuous differentiable function is continuously differentiable, and that a constant time a continuous differentiable function is again a continuous differentiable. तो it mean कि ये जो continuous differentiable function है ये under addition भी close है, because के दो continuous differentiable function को add करेंगे तो दोबारा continuous differentiable function आ जाएगा, और इसी तरह से ये under scalar multiplication भी close है। दस ये जो फंक्शन होगा ये सब स्पेस होगा f माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी, और इसको हम c1 ये नोटेशन से डिनोट करते हैं। ये वन मीन कि इसके फर्स्ट डेरिवेटिव जो है वो कॉन्टीन्यूस है और कॉन्टीन्यूसली डिफरेंशिएबल है। इसी तरीके से अगर आप इसको जनरलाइज करें तो cm ओवर द इंटरवल माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी मीन कॉन्टीन्यूस डिफरेंशिएबल जो m टाइम कॉन्टीन्यूस डिफरेंशिएबल फंक्शन, तो ये भी सब स्पेस बनाएंगे। और फाइनली ये सब स्पेस ऑफ पॉलिनोमियल है। अगेन रिकॉल करें, हमने पॉलिनोमियल का सेट ऑफ पॉलिनोमियल जो है वो अंडर द ऑपरेशन एडिशन और स्केलर मल्टीप्लिकेशन वेक्टर स्पेस थे। तो इट इज़ एविडेंट दैट द सम, अगर देखें दो पोलिनोमियल्स को अगर आप ऐड करते हैं दैट अ कांस्टेंट टाइम अ पोलिनोमियल इज अ पोलिनोमियल, दस द सेट w ऑफ ऑल पोलिनोमियल इज क्लोज्ड अंडर एडिशन एंड स्केलर मल्टीप्लिकेशन, हेंस इज अ सब स्पेस ऑफ f माइनस इन। तो ये जो वेक्टर स्पेस है तो ये जो हमने W ली है, W इज द सेट ऑफ ऑल पोलिनोमियल। F में तो हमारे पास सारे के सारे फंक्शन हैं, सेट ऑफ ऑल फंक्शन इन द इंटरवल माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी। तो इसी की क्योंकि इसी की हमने एक सबसेट W ली है, W इज द सेट ऑफ पोलिनोमियल। तो W क्योंकि दो पोलिनोमियल्स को अगर आप ऐड करते हैं तो अगेन आपके पास एक पोलिनोमियल आएगा। तो ये सेट ऑफ पोलिनोमियल अंडर एडिशन और स्केलर मल्टीप्लिकेशन क्लोज है। तो ये कुछ एग्जांपल्स थी, हमने ये इस लेक्चर में कोशिश की है कि आप जो है इस कॉन्सेप्ट को अच्छी तरह समझ लें कि वेक्टर स्पेस जो है उसका सबसेट जो है वो सबस्पेस क्या कब होगा, और नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन भी बताई कि आप कैसे चेक करेंगे कि एक सबसेट जो है वो सबस्पेस बनाता है।